Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session. These are our topic of discussion. तो इनके बारे में बात करेंगे. पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम डिफेंस पर्पस, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क प्रीलिम्स, ग्रेट स्कीम प्रीलिम्स एंड मेंस, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रीलिम्स एंड मेंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपके जीएस पेपर 2 प्लस प्रीलिम्स. सो mostly articles prelims oriented hai, or mains may be one or the other way. You can use it in your answers. So this will be our topic of discussion. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section. You can share your feedbacks. Sriram IS has been serving the nation since 1985, so you can trust the quality content that is being shared with you by different faculties, and take the best use of these sessions. So also you can see UPSC के लिए Sriram's IS has come up with this foundation course for the one who are preparing for 2026. So you will get the complete, you will basically the foundation will be strong ना, तो इमारत और अच्छी strong खड़ी होती है. तो इसीलिए this foundation course will help you in that. You have this number on your screens. आप कॉल कर लेना, आपको वो complete बता देंगे. मतलब क्या है कोर्स में, कोई भी आपके डाउट हैं उस दे विल टेक इट अप, एंड इफ़ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड डू कॉन्टैक्ट देम. नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिसेंटली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आप लगा लीजिए, रिसेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दिस ही साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. वो जो ऑर्डर है दैट इज़ कि आईसीसी पे सैंक्शंस लगाने की बात करी जा रही है. क्योंकि रीज़न ये है कि आईसीसी वाज इन्वेस्टिगेटिंग इजराइल और वो यूएसए का स्ट्रॉन्ग एलाय है. तो दिस एक्शन वाज लाइक टू प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम द लीगल एक्शंस बाय द आईसीसी. इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट बात बनती है आईसीसी के बारे में जानना. क्या है आईसीसी, कितने मेंबर्स हैं, क्या मैंडेट है, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे. पहले मैं आपको एक रफ स्केच दे देती हूँ, फिर ये लाइन्स पढ़ दूंगी आपके लिए. जिनोसाइड है, मास किलिंग, वॉर क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम ऑफ एग्रेशन है. ये सारे सीरियस क्राइम्स को डील करने के लिए वी हैव आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, दैट इज अ स्पेशल कोर्ट. इट वॉज क्रिएटेड टू एंश्योर दैट the one who is responsible for these crimes punish किया जाए. even if their own countries do not take the action, ICC will take the action. now ये एक परमानेंट कोर्ट है, जैसे एक तो टेम्परेरी वॉर ट्रिब्यूनल्स की तरह नहीं है. ये आईसीसी इसीलिए सेटअप हुआ, इट विल बी परमानेंट, इट विल एग्जिस्ट परमानेंटली. 2002 में रोम स्टैच्यू, बेसिकली देयर वाज एन एग्रीमेंट. 2002 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, 17 जुलाई 1998 की बात हो रही है ये. So it was adopted that time 1998 में, but it came into force in 2002. तो एक permanent international criminal court है जो क्या करती है, इसका mandate क्या है. देखो ये ना एक लास्ट रिजॉर्ट, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि मैंडेट तो मैंने आपको बता दिया, जिनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ एग्रेशन के जो कंसर्न्स हैं आईसीसी इन्वेस्टिगेट्स इनटू दैट. ये कोई आपके नेशनल कोर्ट को रिप्लेस नहीं कर रही है. इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. इट ओनली स्टेप्स इन जब एक कंट्री इज अनेबल टू अनविलिंग टू लगा लीजिए या तो टू पनिश द क्रिमिनल्स. इसके अंदर 125 मेंबर आते हैं एंड डजन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर नॉट आईसीसी पार्टीज. वेरी इंपॉर्टेंट. सम ऑफ द बिग कंट्रीज, चाइना, इंडिया, इजराइल, रशिया, यूएस, दे आर नॉट मेंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. पूछेंगे क्या इंडिया मेंबर कंट्री में आता है या नहीं आता है. फंडिंग की अगर बात करूं तो आईसीसी गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम टू मेन सोर्सेज. एक तो मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं जो स्टेट्स पार्टीज हैं. 125 कंट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ द आईसीसी, दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट, और कुछ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी आता है. और इसमें क्या होता है, 18 जज होते हैं. हर एक जज आते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट मेंबर कंट्री ताकि फेयरनेस हो. 9 साल का उनका टर्म रहता है और फिर वो री इलेक्ट नहीं हो सकते. ठीक है. प्रेसिडेंसी की बात करें तो आईसीसी हैज़ दिस लीडरशिप टीम, प्रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं, जिसमें 3 जज होते हैं, एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट. इनको जो फेलो जजेस हैं वो इलेक्ट करते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली. इट हेल्प्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क ऑफ द जजेस, द प्रेसिडेंट. 18 जजेस होते हैं. जुडिशियल डिवीजन की बात कर रहे हैं. 18 जजेस जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, प्री ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन और अपील डिवीजन. राइट. प्री ट्रायल डिवीजन मतलब वो जजेस जो देखते हैं कि
एनफ एविडेंस है टू स्टार्ट दिस ट्रायल। क्या केस को आगे लेके जाना है? ट्रायल डिवीजन जो है दैट इज एक्चुअल कोर्ट केस, वो आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, एग्जामिन करते हैं एविडेंस को, डिसाइड करते हैं कि क्या एक्यूज पर्सन गिल्टी है, इनोसेंट है, क्या है। अपील्स डिवीजन अगर कोई खुश नहीं है आउटकम से, सो दे कैन आस्क दिस डिवीजन टू रिव्यू द डिसीजन, राइट। सो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर ये एक लीगल इन्वेस्टिगेटर की तरह है, लॉयर फॉर द आईसीसी। एंड रजिस्ट्री, व्हाट इज रजिस्ट्री? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, आईसीसी की बैकबोन लगा लीजिए। इट इज टू हैंडल ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ऑपरेशनल टास्क, organizing the hearings, protecting the witnesses, managing the security of the court, helping with the translation, legal assistance, ये सारा काम comes under them, right? Now the question is ICC का jurisdiction कहाँ तक है? ICC ICJ से different है, mark my words, very important. ICC International Criminal Court is different from International Court of Justice. ICJ जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है दैट डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्री, जैसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ICC जो है वो कैसे केसेस लेती है, जो मैंने आपको बताया, वॉर क्राइम्स, जिनोसाइड, सीरियस क्राइम्स जो हैं, प्रोसिक्यूट्स द इंडिविजुअल्स फॉर दो सीरियस क्राइम्स। आईसीसी एक केस को कब हैंडल करती है? जिसने रोम स्टैच्यू जो मैंने आपको एग्रीमेंट बताया, उस अगर कंट्री में क्राइम कमिट हुआ है, जिसने ये ट्रीटी साइन करी हुई है, तो आईसीसी कैन टेक अप द केस। और जो क्रिमिनल्स होम कंट्री है, तो क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड इन दैट, एक तो क्राइम वहां हुआ है, and who committed the crime? So the criminal's home country must also be the member of that Rome Statute, right? So there are 2 points. I hope you are getting it. When the crime happened in a country, and the crime must have been committed in a country that has signed that treaty, और जो criminal's home country जो है, that must also be the member of it. There is an exception. See, if a country is not the member, ICC can still act अगर United Nations Security Council कहती है to execute, right? Clear है? जो क्राइम्स 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हैं, वो उन्हीं को ही प्रोसिक्यूट कर सकती हैं। क्लियर है? तो 2 बातें इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट आ रही हैं, जो आपको लेके जानी है। स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछी जाएगी कि आईसीसी ओनली टेक्स दिस केस अगर क्राइम उस कंट्री में हुआ है जिसने रोम स्टैच्यू साइन किया हुआ है, एब्सोल्युटली राइट, या फिर जो पर्सन एक्यूज है उसकी कंट्री जो है वो भी एक रोम स्टैच्यू के मेंबर हो, तो भी वो ले सकते हैं केस। ठीक है, मान लो कंट्री एक्स है, क्राइम वहां हुआ है और वो कंट्री ने रोम स्टैच्यू साइन किया हुआ है, वो केस लेके जाएंगे कि हमारे यहाँ पे हुआ है, देखो जरा। और जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिस पे वो होता है ना कि इसने किया है क्राइम, जो पर्सन एक्यूज है उसकी जो कंट्री है, होम कंट्री, वो मेंबर है रोम स्टैच्यू का, तब भी आईसीसी केस ले सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल। उससे पहले लेट मी टेल यू, पॉडकास्ट सीरीज इज देयर वेयर best of faculties come up and they discuss some of the important burning issues, so you can refer that in your preparation. Have a look, you will find extremely useful. Do write whatever they discuss, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मेंस में काम आएगा, इंटरव्यू में you can use it. So have a look over it. Also there are number of series going on the platform. देखो, सुनो, नोट्स बनाओ, याद करो, मेंस में यूज करो, प्रीलिम्स में यूज करो। आगे चलते हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 10,147 करोड़। किस लिए? फॉर अ वैरायटी ऑफ एम्यूनेशन फॉर आर्मीज पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, टू परचेज वेरियस टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन फॉर दिस रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो इंडियन आर्मी यूज करती है। पिनाका ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम क्या है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे, लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है जो हमारे देश की आर्मी यूज करती है मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए एनिमी पे, एंड यू टारगेट इट
वेरी क्विकली। एनिमी के बंकर्स हो गए, कैंप्स हो गए, वेपन्स हो गए, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो फ्रॉम अ वेरी सेफ डिस्टेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री इज बाइंग मोर रॉकेट्स एंड एम्यूनेशन फॉर दिस पिनाका सिस्टम। इंडिया की फायर पावर और इंक्रीज होगी। यू विल मेक योर आर्मी स्ट्रॉन्ग, यू आर बूस्टिंग योर मिलिट्री स्ट्रेंथ, यू आर मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि पिनाका इंडिया में डेवलप हुई है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव कर रहे हो आप। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो आप ये देख रहे हो ना, मल्टीपल रॉकेट्स कैन बी लॉन्च्ड। ठीक है, तो क्या है, एक इट इज अ बैटल प्रूवन ऑल वेदर इनडायरेक्ट एरिया फायर आर्टिलरी वेपन सिस्टम। पावरफुल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है दैट इज यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी टू अटैक एनिमी की पोजीशंस फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट कैन फायर मल्टीपल रॉकेट्स एक ही बारी में, लार्ज एरिया को कवर कर रहे हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया था, डिजाइन किया था। डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडियन गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इस पे। कारगिल वॉर 1999 में पिनाका वॉज यूज्ड फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसी भी वेदर कंडीशन में काम कर सकती है, बारिश हो, स्नो हो, एक्सट्रीम हीट हो, लार्ज एरिया को कवर करती है, रॉकेट्स को फायर करेगी वेरी क्विकली, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर एक पिनाका जो लॉन्चर है, ये मैंने आपको बता दिया, हाई पॉइंट एक्यूरेसी एंड क्विक रिस्पॉन्स, और पहला कारगिल में यूज हुआ था। ठीक है, सुनो पहले बातों को। 12 रॉकेट एक साथ, मतलब लॉन्चर 12 रॉकेट को कैरी करता है। ठीक है, 6 लॉन्चर्स जो हैं, मतलब दे आर कॉल्ड अ बैटरी, दे कैन फायर अ ग्रुप ऑफ 6 लॉन्चर्स कॉल्ड द बैटरी, दे कैन फायर 72 रॉकेट एट वंस। देखो, ईच पिनाका लॉन्चर कैरीज 12। ठीक है, बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 लॉन्चर्स, तो 72 हो गए ना टोटल। मैथ्स, ये हर एक लॉन्चर में 12 रॉकेट और बैटरी के अंदर टोटल 6 लॉन्चर्स हो गए। रेंज 75 किलोमीटर की है। देखो, पहले तो दैट इनिशियली पिनाका गाइडेड वर्जन वाज अनगाइडेड, मतलब वो इट कुड गो स्लाइटली ऑफ टारगेट, लेकिन अब ये जो न्यू पिनाका गाइडेड वर्जन है उसमें जीपीएस नेविगेशन है, हाईली प्रिसाइज्ड। ठीक है जी, सॉर्टेड है। चलिए आगे बात करते हैं दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क की। क्यों करनी है बात, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है, द रिकमेंडेशन इज मेड बाय दिस कमेटी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली दे हैव अप्रूव्ड दी, एक प्रपोजल है टू यूज एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इनसाइड दिस नेशनल पार्क फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस। कंडीशन ये है दैट द टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी यूज फॉर एनी कमर्शियल या नॉन रिसर्च एक्टिविटीज के लिए पार्क में नहीं यूज करी जाएगी। एक प्रोटेक्टेड एरिया है, पार्क के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है यू कैन सी आसाम में। थोड़ा सा ये रीजन भी देखो, कैसा रीजन है, यूपीएससी अक्सर पूछती है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, राइट। तो ये आपको टेम्परेट, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। तो हेयर एक नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक्स पे पड़ता है साउथ में। असम के बिल्कुल ईस्ट में चले जाओ, वहाँ है ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर जो है नॉर्थ से, और दिब्रू रिवर है साउथ से जिसने इसको बाउंड कर रखा है, बट इज बाउंडेड बाय मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, देयर आर स्वैम्प फॉरेस्ट ऑल्सो, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट समर है, कूल एंड यूजुअली ड्राई विंटर है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज दे रखे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के कॉमन, एंड एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। यहाँ पर आपको यू विल सी मोर देन 382 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं 4 स्टार्टअप्स विद ग्रांट अंडर द ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। इतना बड़ा क्या ही बोलना, शॉर्ट फॉर्म लगा दी, ग्रेट स्कीम अपने आप में ग्रेट है। सरकार ने रिसेंटली 4 स्टार्टअप्स को अप्रूव किया है टू रिसीव द ग्रांट्स अंडर दिस स्कीम। ये स्कीम क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कीम। 2023 में ये लॉन्च हुई थी, जिसका एम है टू डेवलप स्टार्टअप इकोसिस्टम इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन इंडिया।
जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो आ रहे हैं, वो वर्किंग विद द टेक्निकल स्टाइल टेक्सटाइल्स, तो उनको आगे लेकर आने के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। ऐसा फैब्रिक जो आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए, क्लोथिंग के लिए नहीं, जस्ट नॉट फॉर द क्लोथिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मतलब हियर यू आर यूजिंग द टेक्सटाइल्स इन डिफरेंट एरियाज लाइक एग्रो टेक्सटाइल्स, जैसे फार्मिंग में फॉर नेट्स एंड कवर्स, बिल्डिंग टेक्सटाइल्स दैट आर यूज इन कंस्ट्रक्शन, मेडिकल टेक्सटाइल्स जैसे बैंडेजेस हो गई, सर्जिकल फैब्रिक्स हो गए, जियो टेक्सटाइल्स जो सॉयल में कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो गए, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल जो आपके जो स्पोर्ट्स गेयर हैं उनके लिए यूज़ हो गया, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स जो फायर फाइटर्स और सोल्जर्स के लिए हो गया। सो दीज आर दीज टेक्सटाइल्स। इस स्कीम का गोल है कि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करें इन दिस एरिया ऑल्सो, इन दिस सेक्टर ऑल्सो। यंग इनोवेटर्स आए, साइंटिस्ट आए, स्टार्टअप्स आए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, और उस प्रोडक्ट आइडिया को प्रोडक्ट में बदलें दैट कैन हेल्प सोल, यू विल सेल देम, यू पीपल विल यूज इट कमर्शियली। तो इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा इस चीज़ में, राइट। सो दैट इज़ व्हाट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनोवेटर्स को, साइंटिस्ट को, स्टार्टअप को टेक्निकल टेक्सटाइल्स की फील्ड में एनकरेज करना कि यू ट्रांसलेट योर आइडियाज इनटू द प्रोडक्ट्स। इट सपोर्ट्स इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कितने टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो एप्लीकेशन एरिया है। ग्रांट एंड एड जो दी जाती है दैट इज ऑफ अप टू 50 लाख 18 मंथ्स के लिए, दैट इज प्रोवाइडेड। वी हैव नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के पेनिट्रेशन को इंडिया में और ज़्यादा बढ़ाना, इस सेक्टर में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट हो। इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल्स में आप एक ग्लोबल लीडर की तरह देखना चाहते हो, ये इस मिशन का एम है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे रिसर्च होना, इसमें प्रमोट करना, इसको एक्सपोर्ट प्रमोट करना, एजुकेशन और ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देना, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स है तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां पर हम बात करेंगे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम की। हाल ही यूनियन बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस स्कीम को अनाउंस किया है। तो क्या है ये स्कीम? ये जो भी मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है दैट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स। यू कैन यूज द कंटेंट इन योर आंसर्स ऑल्सो, सजेस्टिंग कि अच्छा सरकार, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेंस में क्या किया है, बजट में ये स्कीम लेकर आए हैं, जिस पर्पस के लिए लेकर आए हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अगर स्कीम लेकर आए हैं तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हो, इसका नाम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपसे ये तो पूछेंगे नहीं डिस्कस ग्रामीण क्रेडिट स्कोर इन डिटेल, so they will ask you question of self help groups where you can use कि सरकार क्या initiatives लेकर आ रही है in this particular direction. Sorted है। Now what about ग्रामीण क्रेडिट स्कोर? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सबको पता है क्या होते हैं, नहीं पता तो पहले बता देती हूँ। यूजुअली वुमेन का ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, जो साथ में आते हैं, दे सेव मनी, दे सपोर्ट ईच अदर फाइनेंशियली। जो वो पैसा आता है जो वो सेव करते हैं, द मनी दे सेव दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट और टू ग्रो द स्मॉल बिजनेसेस। तो ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या करेगा? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उसको फॉर्मली रजिस्टर करेगा इनटू द इंडियाज क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक है वो इजीली असेस कर पाएंगे कि क्या ये पर्टिकुलर ग्रुप इज लाइकली टू पे लोन। देखो लोन लेने में आसानी हो जाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। तो इसका एम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टू फॉर्मलाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रांजैक्शंस विद इन द सेंट्रल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया बाय अलाउइंग लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बेटर असेस द क्रेडिट वर्दिनेस। वो आता है ना क्रेडिट स्कोर, अगर आपका अच्छा है तो उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो यहाँ पर इसी स्कोर के चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो रूरल एरियाज के अंदर हैं वो आर पार्ट ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो लोन्स एक्सेस कर पाएंगे तो अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और वो ज़्यादा फाइनेंशियल वेलबींग उनकी इंप्रूव होगी, है कि नहीं। सो वुमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो स्ट्रगल कर रही हैं टू गेट द लोन्स, क्योंकि उनका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, सो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर
इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. क्रेडिट वर्दिनेस, आर दे, हाउ लाइकली दे आर टू रीपे अ लोन. तो यहाँ पर वुमेन्स के लिए आसान हो जाएगा, फिर लोन मिलेगा तो बिजनेसेस को ग्रो करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी और ज़्यादा एम्पावर होंगे, राइट. सो है यू सी what positive changes it will bring. फाइनेंशियल एक्सेस और ज़्यादा बढ़ेगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ रूरल वुमेन के लिए और आएंगे, बिजनेस एक्सपैंड होंगे, कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, इट विल बी सप्लीमेंटेड बाय दीज क्रेडिट कार्ड्स विद द लिमिट ऑफ अप टू 5 लाख. ऑब्वियसली इट विल, जो क्रेडिट असेसमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, यू विल बी बेटर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट ना. खुद से सोचो. ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर एक डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है टू असेस हाउ क्रेडिट वर्दी समवन इज. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, फैमिलीज जो है रूरल एरियाज के अंदर वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगी, पूरी कम्युनिटी की ग्रोथ होगी, है कि नहीं. सो दिस वॉज द होल आर्टिकल, होल सेशन. आई होप यू लर्नड, आई होप दैट यू इंजॉयड लर्निंग. देखो एक होता है सिर्फ पढ़ना पर पढ़ रहे हैं, वो नहीं, जब मज़ा आता है ना पढ़ने में तब बात बनती है. मैं आपको कोई 1 मिनट का टाइम लूँगी, 2-2 घंटे आप एक टाइम पे अपने फ़ोन्स पे लगे रहते होगे, है ना, टू टॉक टू योर लव्ड वंस. तब ऐसा होता है कि 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, पता ही नहीं चला. क्यों नहीं पता चला? क्योंकि बात करने में मज़ा आ रहा था, है ना. लेकिन यहाँ एक लेक्चर सुनने में बस अभी 10 मिनट ही हुए हैं, हमें लगा था आधा घंटा हो गया होगा, टाइम ही नहीं बीत रहा. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ना पड़ रहा है. जब पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा ना, तब देखना आप खुद भी निखर जाओगे. This was the whole session. We'll meet you in the next one. Till then, take care, good luck, good wishes. Thank you for giving your valuable time. All the best.